हम लोग विवाहों के विरुद्ध अभियोजन इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका लोक सेवकों का अभियोजन ये किस प्रकार होगा, ये पिछले सेक्शन में बात हुई, और लोक सेवकों का अभियोजन किस प्रकार होगा, ये पिछले सेक्शन में बात हुई। ये भी कहना गलत। लोक सेवकों द्वारा अपनी पदीय हैसियत, इसमें जब वो काम कर रहे थे, यानी पदीय हैसियत में जो उनके कर्तव्य थे, उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, और कोई ऐसा काम घटा जिसके बारे में ये कहा जा रहा कि आपराधिक कृत्य है, क्योंकि अपराध भी अंततः कृत्य इसी से जन्म लेगा। तो उनका कहना यह है, जो लोक सेवक है, कि वे अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, और पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने एक काम किया है, और वो काम ऐसा है जो अगर न किया जाए तो उनके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ये हो ही नहीं पाएगा। और बस उसी काम के बारे में कोई शिकायत कर रहा है कि यह आपराधिक कृत्य है और इसे करने की कोई अधिकारिता अमुक पद पर रहते हुए इनके पास नहीं थी। तो अगर जिस काम के बारे में शिकायत हुई वो काम ऐसा अपृथक्करणीय रूप से उस काम से जुड़ रहा है जिस काम को करना इस लोक सेवक का पदीय कर्तव्य है, तो इस काम को इस प्रकार का माना जाएगा जिसके लिए पुरानी सीआरपीसी में सेक्शन 197 और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 217 इसके सबसेक्शन 1 के मुताबिक परमिशन की जरूरत हो जाएगी। और ये लोक सेवक के लिए ही नहीं, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों के लिए भी व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन लोक सेवकों में भी सभी लोक सेवकों को ये सुरक्षा उपलब्ध हो ऐसा नहीं है। कुछ उच्च पदस्थ लोक सेवकों को ही ये सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। कौन से? जिन्हें हटाना उनके पदों से सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना हो ही नहीं सकता। उन्हें यह सुरक्षा अपने कार्यकाल इसमें भी उपलब्ध है, और कार्यकाल के बाद जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब भी उपलब्ध है। यद्यपि यह बात सेक्शन में नहीं लिखी है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत भी उन्हें इस प्रकार की सुरक्षा हासिल रहेगी, लेकिन आपसे कल बात हुई थी कि विधियों के निर्वचन का तरीका यही है कि विधियों का निर्वचन इस प्रकार किया जाता है कि जो विधायी आशय है वो निष्फल नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर हम ये कहेंगे कि सेवानिवृत्ति के उपरांत उन्हें ये सुरक्षा हासिल नहीं रहेगी तो विधायी आशय निष्फल हो जाएगा। इसलिए उन्हें यह सुरक्षा हासिल रहेगी अपने कार्यकाल के बाद भी, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हैं अपराधों के संज्ञान लिए जाने के लिए जो मर्यादा है वो केवल उन अपराधों तक सीमित है जो जुर्माने से दंडनीय है या फिर 3 साल तक के कारावास से दंडनीय है। उसके ऊपर जितने अपराध हैं उनका संज्ञान किसी भी समय हो सकता है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा है कि संभल दंगों की जांच के लिए जो 46 साल पहले हुए थे एसआईटी का गठन हुआ है, और अब कोशिश हो रही है कि प्रोसिक्यूट किया जाए। तो इसलिए वो कभी भी हो जाएगा। और अगर आप सेवानिवृत्ति के उपरांत लोक सेवकों को उनके कार्यकाल में पदीय हैसियत में जो किए गए कृत्य थे उनके बारे में अगर वही सुरक्षा नहीं दोगे जो सुरक्षा उन्हें अपने कार्यकाल में प्राप्त है, तो लोक सेवकों के द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निश्चिंतता और निर्भीकता के साथ नहीं किया जा सकेगा। इसलिए इस सुरक्षा को सेवानिवृत्ति इसके बाद भी बरकरार रखा गया। आगे आपको बताया गया था कि अब सैंक्शन देने के लिए 120 दिनों की अवधि निर्धारित हो गई, और यह भी कहा गया कि कुछ सर्टेन टाइप के ऑफेंसेस जो पूर्व में 376 A B C D आदि थे
और वे अगर किसी लोक सेवक के द्वारा अपनी पदीय हैसियत में किए जाते हैं तो उनके लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। अब जो बात होनी है वो विवाह संबंधी अपराधों की। विवाह संबंधी अपराध ये भी सामान्य तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते। अगर विवाह संबंधी अपराध घटित हुए हैं तो उनमें भी उनका संज्ञान सामान्य तरीके से 210 की प्रक्रिया से बिल्कुल नहीं होगा, और पूर्व में 190 की प्रक्रिया उससे भी नहीं होगा, क्योंकि 210 जिस संज्ञान की प्रक्रिया को बताती है वो संज्ञान सामान्य अपराधों के लिए जो सामान्य व्यक्तियों के साथ सामान्य तरीके से घट रहे हैं, वहां परिस्थितियां सामान्य हैं। लेकिन जहां विवाह संबंधी मामले हैं वहां पक्षकारों को यह सुविधा दी गई कि यदि वे चाहें तो उनके फैमिली मैटर्स ये अदालत तक जाएंगे, अदरवाइज वे अगर अपने हिसाब से उन मामलों को सबसाइड करना चाहते हैं तो चूंकि उनसे वे ही प्रभावित है, उनका पारिवारिक वातावरण ये उनसे प्रभावित हुआ है, सारा समाज उनसे प्रभावित है ऐसा नहीं कह सकते। और जो कानून है उसका उद्देश्य और लक्ष्य ये तो शांति की स्थापना है, तो अगर पारिवारिक शांति डिस्टर्ब हुई तो स्थिति यह बनेगी कि समाज में स्थायी शांति आ ही नहीं पाएगी। इसलिए पारिवारिक शांति को मेंटेन करने के लिए पक्षकारों को ही यह हक दिया गया है कि वे चाहे तो अपने मामलों को अदालत तक लाएं और चाहे तो न लाएं। और इसीलिए इन सारे अपराधों को आप देखेंगे सीआरपीसी की जो पुरानी सीआरपीसी में फर्स्ट शेड्यूल थी और अब बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें सारे अपराध असंज्ञेय घोषित किए ताकि असंज्ञेय अपराधों की दशा में पुलिस इसे इन्वेस्टिगेशन की ताकत न रहे। लेकिन अगर स्थिति यह रहती है कि सिर्फ असंज्ञेय घोषित करते हैं तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से पुलिस अधिकारी उनका अन्वेषण कर भी पाता और संज्ञान ठीक है पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई पुलिस रिपोर्ट पर हो जाता, यह मानकर कि मानो वो परिवादी है। और परमिशन लेने के लिए पुलिस अधिकारी स्वयं सशक्त है, वो लिखा है पूर्व में 155(2) और वर्तमान में 174 सबसेक्शन 2। वो कहते हैं कि पुलिस अधिकारी यह अनुमति ले सकता है या कोई अन्य व्यक्ति वो भी अनुमति ले सकता है। तो फिर विधायी जो आशय है, जो ये चाहता है, विधायिका ये जो चाहती है, जिस वजह से उसने पारिवारिक मामलों को या पारिवारिक मामलों से संबंधित अपराधों को असंज्ञेय किया, वो विधायी आशय फिर निष्फल हो जाता है। पुलिस का हस्तक्षेप फिर आ जाएगा क्योंकि परमिशन ये ले लेंगे, संबंधित पक्षकार वो परमिशन करा देगा, तब पुलिस का हस्तक्षेप फिर से आएगा। और फिर जो विधायिका चाहती है कि पारिवारिक वातावरण में या पारिवारिक मामलों में जो बाहरी एजेंसीज हैं उनका कम से कम हस्तक्षेप हो, विधायिका का यह आशय पूर्णतः निष्फल हो जाएगा। इसको रोकने के लिए 219 एडिशनली और पूर्व की सीआरपीसी में 198 वो एडिशनली इनेक्ट किया गया था, जहां कहता है कि कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 81 से 84 तक दोनों सहित जो 494, 95, 497 एडल्ट्री उसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो हटा दी होगी। 494, 495, 496, 498 ये ऑफेंसेस यहां पर होंगे। ठीक है, 2023 की धारा 81 से 84 दोनों के सहित के दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। विधायिका इससे ज्यादा जोरदार शब्दों में अपनी बात कही नहीं सकती और पढ़ने की यही दिक्कत है कि पढ़ने
के लिए जो प्रस्थापित किया जाएगा, किसकी ओर से? लेखक की ओर से, ऑथर की ओर से, वो बिटवीन द लाइंस ये नहीं लिख सकता कि आपको इंप्रेशन किन शब्दों पर देना है। और जब तक शब्दों पर इंप्रेशन ये देना आपको नहीं आएगा, तब तक सेंटेंस का सही अर्थ ये नहीं निकल सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि किस शब्द पर इंप्रेशन देना है। टीचर की, गुरु की भूमिका यहीं से शुरू होती है। ऑथर की किताब ये तो आपके पास रखी है, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा, और जो निकलेगा वो अशुद्ध होगा। कारण यह कि आपको यह मालूम नहीं है कि जोर कहां देना है। हमने बार बार उदाहरण दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, ये एक बड़ा सुंदर वाक्य है, लेकिन अहम पर जोर दे दिया तो आप दुनिया के सबसे अहंकारी पुरुष बनेंगे, तब रावण हो जाने में आप देर नहीं लगेगी। तब तो बात यह आ गई, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। यही तो घोषणा हिरण्यकश्यप की है, यही तो हमारे यहां जितने बुरे लोग चिन्हित किए गए, आइडेंटिफाई किए गए, उनकी घोषणा तो यही है। और ऋषि, उसकी भी घोषणा यही। ठीक है, वो कहता है कि हां मैं ही ब्रह्म हूं, यानी वो कहता है ब्रह्म के हिस्से हम हैं, और ये कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। तो इंप्रेशन का ही तो फर्क है, सारी भूमिका यही। तो ये सेंटेंस तो आपके सामने 20 बार गुजरा कि परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन आपने इसको उसी दबाव के साथ पढ़ लिया जिस दबाव के साथ आपने इससे पूर्व में लिखे हुए शब्द पढ़ लिया, इसलिए कोई अर्थ नहीं निकला, और बात दिमाग ने याद रखने की बजाय विस्मृत कर दी। उसे याद कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ विस्मृत हो गया, आपकी स्मृति में कुछ भी शेष नहीं बचा। अगर एक बार ये समझ लिया जाए कि पढ़ने का तरीका क्या है, और ये टीचर से ही आएगा, ये गुरु से ही आएगा, क्योंकि कोई लिखी चीज स्वयं नहीं बताएगी बोलकर कि हमें ऐसे पढ़ो। वो तो जो जानता है वही सिखाएगा, और यही परंपरा से आपको सीखने को मिलेगा। ये आप घर बैठकर नहीं सीख सकते, और घर बैठकर भी सीख सकते हैं जब उसकी कृपा हो, ईश्वरीय कृपा के बिना, क्योंकि किसी ने तो पहली बार घर बैठ के ही सीखा होगा। लेकिन वो ईश्वरीय कृपा है कि उसे देखकर समझ में आ गया कि दबाव कहां देना है। और अगर एक बार ये बात समझ ली जाए, परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, ये शब्द लिखे क्यों, इसका जो बीज मिलेगा वो 174 सबसेक्शन 2 में मिलेगा। क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो 174 सबसेक्शन 2 पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के उपरांत असंज्ञेय अपराधों के अन्वेषण की ताकत दे देगा, और पुलिस अधिकारी के अलावा अन्य लोग भी मजिस्ट्रेट से अनुमति संबंधित अपराध के लिए प्राप्त कर लेंगे। और फिर जो डिवाइस लेजिस्लेचर ने इन्वेंट की थी पारिवारिक मामलों को बाहरी एजेंसीज के हस्तक्षेप से बचाने की, वो सारा कुछ निष्फल हो जाएगा। इसलिए इन शब्दों को जोड़ा जाना जरूरी। और फिर विधायिका की जो इच्छा है वो सामान्य तरीके से अभिव्यक्त नहीं हुई। इसका मतलब विधायिका ये चाहती नहीं है, विधायिका प्रतिबद्ध है। चाहना और प्रतिबद्धता ये अलग अलग बात है। ये चाहने की अंतिम सूरत है प्रतिबद्धता। विधायिका सिर्फ चाहती नहीं, विधायिका प्रतिबद्ध है कि बाहरी एजेंसी का हस्तक्षेप न हो। अगर ये ऐसा न होता तो सिर्फ इतना कहते कि परिवार पर होगा। ठीक है, सिर्फ जो शब्द होते वो क्या होते कि संबंधित व्यक्ति के परिवार पर होगा, बस।
परिवाद पर होगा, इसके बीच में ही लाए, परिवाद पर ही होगा। ठीक है, उसने कहा परिवाद पर ही होगा, और फिर यही नहीं रुके, आगे भी कहा अन्यथा नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि विधायिका आखिर ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो इन कड़े शब्दों को रे रे करके नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे आपसे जब बेयर पढ़ने के लिए कहा जाता तो आप पढ़ते हो, ठीक है ना, उसको उसी ढंग से पढ़ा जाना चाहिए। इसीलिए हमने तो कई बार आप लोगों से बात करते हुए चर्चा की है कि बताते तानसेन जब गाना गाते थे, दीपक चंदीराग तो उनके शरीर से धुआं निकलने लगता था। हो सकता अतिशयोक्ति भी हो सकता है। यह बताया जाता कि कोई मंत्र पढ़ा जाता था तो अमुक प्रभाव होता था, आप पढ़ते हो कुछ भी नहीं होता। तो हो ये भी, हम ऐसा कह नहीं रहे ऐसा ही होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि आपको मंत्र को पढ़ने का तरीका ही ना मालूम हो। शब्द ही तो रखे हैं सामने, और शब्द वो प्रभाव देंगे ही नहीं जब तक उनको उस भाव के साथ ना पढ़ा जाए। भाव जरूरी है। आप पढ़ लो परिवाद पर ही होगा, अन्यथा नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं आ रहा। और जब तक तरीके के साथ उनको पढ़ा जाएगा, परिवाद पर ही होगा अन्यथा नहीं, अब प्रभाव आएगा और वो बात पता लगेगी। इसलिए अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसा मत मान लीजिए कि वो प्रक्रिया जो कि होने के लिए बनाई गई है उसमें दोष है। यह भी मानने योग्य बात है कि हो सकता प्रक्रिया का अनुपालन सम्यक तरीके से हमसे ही न हो रहा हो, यह भी संभव है। एक आध बार दोष खुद को भी देखना चाहिए और आत्मनिरीक्षण और आत्मावलोकन यह आवश्यक रूप से कर लेना चाहिए। तो यहां कहता है कि परिवाद पर ही होगा अन्यथा नहीं। परंतु अब देखिए, यहां मामले अपराध के हैं, तो अगर आप उन विसंगतियों को, उन कठिनाइयों को जो प्रायः घटित होती हैं मानवीय व्यवस्था में, अगर उन सबको आप ओवरलुक करेंगे तो भी व्यवस्था आदर्श नहीं बन सकती। व्यवस्था आदर्श हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि आप उन कठिनाइयों का ध्यान रखें जो प्रायः आ जाती हैं। तो वो कह रहा है कि जहां ऐसा व्यक्ति बालक है, अब आप कहेंगे तब बाल विवाह तो होता ही नहीं, वो तो कानूनन जुर्म है, तो कानूनन तो हत्या भी जुर्म है, कानूनन तो चोरी भी जुर्म है, और बाल विवाह से बहुत अधिक कठोर दंड उसमें प्रोवाइड है। इसके बाद भी हत्या होती है, एक सामाजिक तथ्य है, चोरी होती है, सामाजिक तथ्य है, क्योंकि यहां अच्छा कोई नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, बल्कि जो अच्छे हैं वो सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्हें अच्छे होने में लाभ दिखाई देता है, और जो बुरे हैं उन्हें वे बुरे इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बुरे होने में लाभ दिखाई देता है। यहां आदमी का निर्णायक तत्व तो लाभ है। कोई अगर आलोचना कर रहा है बुरे काम की तो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि आलोचना से हम प्रसिद्धि हासिल करेंगे, और कोई बुरा काम कर रहा है तो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि इस बुरे काम से हम संतुष्टि और प्रसिद्धि हासिल कर लेंगे। वास्तव में यहां कोई नहीं है जो बुरे काम को सिर्फ इसलिए न कर रहा हो कि वो बुरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यही कारण है कि वे सारे अच्छे लोग जो आपको समाज में अच्छाई का प्रचार करते दिखेंगे, बस जरा सा ऐसा अवसर मिलते ही कि वे बुरा करें लेकिन कोई देख ना पाए, ऐसा जरा सा अवसर मिलते ही
वो सब कुछ करते दिखाई देते हैं जिसे वे बुरा कह रहे थे। यहां जो बुरे हैं वे वर्तमान के बुरे हैं, लेकिन भविष्य के अच्छे हैं। ठीक है, उनमें अच्छाई की संभावना विद्यमान है, वे किसी भी क्षण अच्छे हो जाएंगे। जिस दिन उन्हें अच्छाई में लाभ दिखाई देने लगेगा बुराई की अपेक्षा, उस दिन वो क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो यहां अच्छे और बुरे का कोई भेद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सही है कि बालक या बाल विवाह नहीं होते, ऐसा कानून कहता है, लेकिन होते हैं, ये सामाजिक तथ्य है। हत्या, इसे अपराध घोषित किया गया, लेकिन हत्या होती है, ये सामाजिक तथ्य है। और हत्या होना बंद भी नहीं होगी। कानून की दम भी नहीं है कि हत्या का होना बंद कर दे। तो हत्या के लिए उपाय करने होंगे, क्योंकि जो होगा ही उसकी ओर से आंखें बंद कर लेने से काम चलने वाला नहीं है। उसके लिए व्यवस्था बनानी होगी। हम कानून की किताब में लिख दें हत्या नहीं होगी तो नहीं होगी। हत्या करने में लोगों को लाभ दिख रहा है, इसलिए होगी। तो हत्या के लिए निजाम बनाना पड़ेगा, हत्या के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सही है कि बाल विवाह होता है। ठीक है, हमने कानून बनाया है, लेकिन होता है। तो अगर बालक वैवाहिक अपराध घटित हुआ है, लेकिन पक्षकार बालक है, तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा और इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी। अगर हम सिर्फ ऊपर वाली बात कहेंगे कि कोई न्यायालय, भारतीय न्याय संहिता की ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति उसके परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अगर हम यहीं रुक जाएंगे तो बालक आ नहीं पाएगा। बालक भले ही अपने साथ हुए वैवाहिक अपराध के लिए दूसरे को अभियोजित करना चाहता हो, लेकिन फिर भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो बालक है। इसलिए कर्तव्य की इतिश्री यहीं पर नहीं समझी जा सकती है, आगे व्यवस्था करनी होगी। तो कहता है जहां ऐसा व्यक्ति बालक है, यह विकृत चित्त है। आपने विकृत चित्त से शादी क्यों की? ठीक है, और कर भी ली, बाद में चलिए विकृत चित्त हो गया, डाइवोर्स लीजिए। ठीक है, आप डाइवोर्स लीजिए, क्योंकि यहां रहेंगे तो यहां की व्यवस्था का पालन करना होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहां रह रहे हैं, आप जंगल में रहे ना, जैसे आप शहर में हैं तो आपसे अपेक्षित रहेगा कि आप बाएं चलें, क्योंकि शहर की व्यवस्था इसी से बन सकती है। आप जंगल चले जाओ, कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप बाएं रहो। आप बाएं चलो, दाएं चलो, बीच में चलो, सिर के बल चलो, पैर के बल चलो, उठा के लटक जाओ पेड़ पे, कोई कुछ नहीं कह रहा। और इसी बात को सोफिस्टस दूसरे ढंग से कहते हैं। इसी बात को तो कहते हैं वो कि जब आप शहर में हैं तो राज्य के नियमों का पालन करिए, जब आप अकेले में हैं तो अपने स्वभाव के मुताबिक जिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप जब शहर में हैं तो शहर के नियमों का पालन होगा। ठीक है, ये सही है कि आप शहर के नियमों का पालन, यानी लौकिक नियमों का पालन, जो अलौकिक व्यक्तित्व हैं। रामकृष्ण वो दुनिया छोड़कर नहीं गए, वो इसी दुनिया में रहे। और एक सामान्य व्यक्ति आपके हमारे जैसे ही उन्होंने अपने कार्यों का संपादन किया, लेकिन सिर्फ उन्होंने ये माना कि हम अपने लौकिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और हम ये मान रहे हैं कि नहीं, यही सब कुछ है और इसी को करना चाहिए। हमारे उनके भाव में फर्क है, बाकी कर तो वो भी वही रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये मानकर कर रहे हैं कि नहीं, यही करने योग्य है और हम कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, हम कुछ यूनिक कर रहे हैं, जबकि यूनिक कोई नहीं कर रहा। सब जो कुछ आप कर रहे हो सब किया जा चुका है, सब आपके साथ के लोग कर रहे हैं, आपके बाद के लोग भी करेंगे। और राम जो कुछ कर रहे हैं वो ये मानकर कर रहे हैं, तो इसलिए यूनिकनेस जो है वो नहीं है।
अगर आप शहर में हैं तो शहर के नियमों का पालन करना होगा, ठीक है। आप शहर के नियमों को नकार नहीं सकते, और शहर के नियमों को नकारेंगे तो सुकरात की तरह जहर पिलाया जाएगा और ईसा मसीह की तरह सूली पर लटकाया जाएगा। अगर शायद हम, वो बहुत बड़े लोग हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है उन पर टिप्पणी करने का, लेकिन शायद उन्होंने शहर के नियमों का पालन किया होता तो ज्यादा ठीक रहता। वो अपनी मौज में जीते, जब अकेले होते और जब शहर में होते तो उन मूर्खों की भी बात मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाता, क्योंकि उन मूर्खों की बात उन्हें प्रभावित तो कर नहीं देती, तो क्या फर्क पड़ता, जिंदा तो रहते, और जिंदा रहते तो शायद समाज का उससे अधिक भला कर पाते जितना मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण से नहीं कर पाए। तो टेक्निक सोफिस्टस की ही ठीक है कि जब शहर में रहे तो शहर के नियमों का पालन करें, ठीक है ना, और अकेले हो तब चाहे जैसे रहें। तो अगर विकृत चित्त हो गया शादी के बाद तो आप डाइवोर्स लीजिए, क्यों नहीं लेंगे आप? विदाउट गेटिंग द डिग्री ऑफ डाइवोर्स, हाउ कैन यू गेट द सेकंड मैरिज? इट इज द लॉ which is made by the legislature to maintain the discipline among the citizens, ठीक है। तो you must follow that, और if you will not follow that then you cannot take the advantage, ठीक है। आप अपने वैवाहिक पक्ष साथी के पागल होने का लाभ नहीं ले पाएंगे, उसके लिए फिर व्यवस्था होगी। तो कहता है यदि बालक है, विकृत चित्त है, यह बौद्धिक रूप से दिव्यांग ऐसा व्यक्ति है जिसे उच्चतर सहायता की आवश्यकता है, अगर ऐसा व्यक्ति है, अथवा रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवार करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए, लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकेगा। न्यायालय एक निष्पक्ष अभिकरण के रूप में हमने देखा है, इसलिए उसके हस्तक्षेप को बुरा नहीं मानेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का इलाज जो दूसरे की असमर्थताओं से लाभ उठाने की सोचते हैं, उसका इलाज भी कानून में किया जाता है, और कानून युक्ति संगत इसीलिए कहलाता है क्योंकि सारी परिस्थिति पर सोचकर बात करता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी मत बताइए, कानून से बताइए, क्योंकि कानून में आपसे बहुत आगे तक की और आपसे बहुत पीछे तक की सोचकर उपबंध बनाए गए हैं। आप ऐसा मत मानिए दुनिया में आप ही काबिल हैं। जैसा अक्सर पढ़े लिखे लोग तो अलग ही होते हैं। पढ़े लिखे लोग वो होते हैं जो जानते हैं, ठीक है, जिन्होंने जाना है। इस दृष्टिकोण से कबीर पढ़े लिखे और तुम अनपढ़ और जाहिल हो, ठीक है, क्योंकि तुमने सिर्फ कुछ चीजों को याद कर लिया है, और तुम जिन्हें पढ़ा लिखा मान रहे हो वे भी अनपढ़ और जाहिल है। उन्होंने माना है, जो जानता है वो पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो कानून बहुत पढ़े लिखों ने बनाया है। तुम्हारे दृष्टिकोण से वहां बैठे हुए लोग अनपढ़ हैं, तुम कहते हो क्योंकि तुम्हारे हिसाब से डिग्री ही पढ़े लिखे होने का मापदंड है, और जबकि वास्तविकता ये कि अनुभव ये पढ़े लिखे होने का मापदंड है। उस दृष्टिकोण से वे सब पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने जो कुछ बनाया है बिल्कुल एक्यूरेट, इससे किसी गर्व में मत जिए, ठीक है। सिर्फ कानून को देखें, बिल्कुल एक एक चीज की व्यवस्था आपको मिलेगी। सब सेक्शन 2 में कहता है जहां ऐसा व्यक्ति पति है और संघ के सशस्त्र बलों में से किसी में भी ऐसी परिस्थितियों में सेवा कर रहा है कि उनके बारे में उसके कमान ऑफिसर ने प्रमाणित किया है कि उसके कारण उसे परिवाद कर सकने के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती। वहां उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार पति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से परिवाद कर सकता है। उपधारा 4 जो सेक्शन 4 आएगा वो ये बताएगा कि यदि पति है और ऐसी परिस्थिति है जैसी इसमें बताई गई है, तो कमान ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट है वो लगा करके परिवाद प्रस्तुत कर सकता है वो व्यक्ति जिसे अधिकृत किया है उस पति ने। यानी 2 अथॉरिटीज हासिल करेगा ऐसा, 2 अथॉरिटीज प्रस्तुत करेगा ऐसा व्यक्ति, एक कमान ऑफिसर का सर्टिफिकेट और दूसरा पति का अथॉरिटी लेटर।
ठीक है, और देयर विल बी द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट कंप्लेंट विच विल बी फाइल्ड बाय दैट पर्सन on behalf of that husband who is serving in those circumstances, ठीक है, for which his commanding officer has been issued a certificate that he cannot get sanctioned the leave for the presentation of that complaint, ठीक है ना। तो ये स्थिति रहेगी। आगे कहता है, जहां भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है, 82 शायद 495 जो पूर्व में अपराध है वो होगा, 495 ही है, ठीक है। कहता है कि व्यथित व्यक्ति पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता, ठीक है, द्विविवाह 495 में, ठीक है ना, और उससे व्यथित व्यक्ति पत्नी है। और द्विविवाह से व्यथित कौन माना जाएगा? पहले विवाह की पत्नी नहीं, 494 में है ये, 495 में ये जानते बूझते हैं, ठीक है, जानते बूझते हैं। हम जानते हैं कि हम शादीशुदा हैं और उसके बाद दूसरे पक्ष को अंधेरे में रखकर उससे शादी कर लेना। तो अगर ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है तो पत्नी की स्पेशल हैसियत है, स्पेशल स्थिति है। कितना भी आप कह लो कि सब स्त्री पुरुष समानता है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जो कुछ है, ठीक है, वो स्थापित भी है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। भगवान है लेकिन उसका होना कुछ लोगों द्वारा ही मान्यता प्राप्त है, अनेकों कह रहे नहीं है, ठीक है। जो कुछ है जरूरी नहीं है वो मान्यता भी प्राप्त हो, ठीक है। तो ये सही है कि अगर पत्नी स्त्री पुरुष समानता होगी, लेकिन फिर भी पत्नी अदालतें नहीं आती सामान्य तौर पे। बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुस्तान में, खाली मेट्रोज में हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से कहा, जहां ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति पत्नी है, वहां उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र या पुत्री, बस इतने ही लोग हैं। नाना नानी, दादा दादी, बाबा, मौसी, चाचा, ताऊ, कुछ नहीं, ठीक है। और आपसे यही पूछा जाता है। अब इसमें याद आप करोगे, रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक सूत्र है, क्या? ब्लड रिलेशनल, ठीक है। यूं तो चाचा ताऊ ये भी ब्लड रिलेशनल है, लेकिन क्लोज ब्लड रिलेशनल, माता पिता, भाई बहन, क्लोज, ठीक है, ब्लड रिलेशनल है। पुत्र और पुत्री, बात खत्म हो गई, ठीक है। सिर्फ इतने लोग अधिकृत होंगे, ठीक है, बहन द्वारा या न्यायालय की इजाजत से। इन लोगों को न्यायालय की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये लोग, बाकी लोग या न्यायालय की इजाजत से किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक द्वारा संबंधित है किया जा सकता। अब इसमें सब आ गए, देवर भी आ गया, ननद भी आ गई, क्योंकि ये विवाह से संबंधित है, ठीक है। सास ससुर आ गए, ये विवाह से संबंधित है, दत्तक से संबंधित है, या रक्त से, तो चाचा ताऊ सब आ गए। लेकिन ये सब करेंगे तो न्यायालय की इजाजत, और माता पिता, भाई बहन, पुत्र या पुत्री, तो उन्हें, ठीक है, न्यायालय की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। अब आगे प्रोसीजर देगा, ये उन्होंने एक सबस्टेंटिव टाइप का प्रोविजन यहां बना दिया। आगे कहता है, धारा 1 के प्रयोजनों के लिए पति पत्नी से कोई भिन्न कोई व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 83 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित व्यक्ति नहीं माना जाएगा। 83 संभवतः वो होगी जो 498 होगी, यही होगा, ठीक है ना। 498 में क्या है कि पत्नी को इलिसिट इंटरकोर्स आदि के उद्देश्यों से ले जाना, सेड्यूस करके, ठीक है ना। तो इस अपराध के लिए अगर अभियोजन करना है तो व्यथित व्यक्ति सिर्फ पति माना जाएगा और कोई नहीं, ठीक है ना। एक रेस्ट्रिक्शन 498 जो पहले था उसके लिए स्पेसिफिकली यहां इन्होंने इंपोज किया। आपका सबसेक्शन 3 कहता है, जब उपधारा 1 के परंतु के खंड का के अधीन आने वाले किसी मामले में बालक या विकृत व्यक्ति की ओर किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जाना है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बालक या विकृत चित्त के
चित्त व्यक्ति के शरीर का संरक्षक नियुक्त या घोषित नहीं किया गया है। यानी ऐसा व्यक्ति बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से परिवाद ला रहा है। खंड का में कहा है ना कि पति या पत्नी बालक है या विकृत चित्त है, जो उसका गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड नहीं है, गार्जियन के द्वारा नहीं लाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसका गार्जियन है, उसका गार्जियन है भी, लेकिन गार्जियन की ओर से आ नहीं रहा, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, जो लॉफुल गार्जियन कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड है उसको सूचना देगा कि अगर वो लाना चाहता तो प्रीवेल तो वही करेगा, क्योंकि कस्टडी उसके शरीर की, ठीक है, उसी के पास है। तो कहता है कि शरीर का संरक्षक नियुक्त घोषित नहीं किया गया है, और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई संरक्षक जो ऐसे नियुक्त घोषित किया गया है, तब न्यायालय की इजाजत के लिए आवेदन मंजूर करने के पूर्व ऐसे संरक्षक को सूचना दिलवाएगा और सुनवाई का उचित अवसर देगा। यानी न्यायालय का ये युक्ति संगत विश्वास है। युक्ति संगत यानी उसे कहीं से सूचना मिल रही है, इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस व्यक्ति का शरीर का संरक्षक नियुक्त किया गया है न्यायालय के द्वारा, और जो परिवाद ला रहा है वो उसका संरक्षक नहीं है। तो न्यायालय युक्ति संगत सूचना मिलने की दशा में संरक्षक को सूचना भिजवाएगा और उसे सुनवाई का युक्ति संगत अवसर देगा। सबसेक्शन 4 ये प्रोसीजर उसी के लिए दे रहा है कि जबकि कोई पति ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहा है कि उसके कमान ऑफिसर ने प्रमाणित किया है कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती परिवार प्रस्तुत करने के लिए, तो सर्टिफिकेट आदि उसकी बात करेगा। सबसेक्शन 4 कहता उपधारा 1 के परंतु के खंड ख में निर्दिष्ट प्राधिकार लिखित रूप में दिया जाएगा। यानी पति जिसको प्राधिकृत कर रहा है अपनी ओर से परिवार प्रस्तुत करने के लिए, उसे इन रिटर्न ऑथोराइज करेगा, ठीक है, और वह पति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा, ठीक है, यानी हस्ताक्षरित होगा और अगर, ठीक है, या अन्यथा अनुप्रमाणित होगा, यानी 2 गवाह ये भी होने चाहिए, ठीक है, और उसमें इस भाव का कथन होगा कि उसे उन अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है। ऐसा ना हो कि ऐसा व्यक्ति वहां नौकरी में रहे और वो अपनी पत्नी के ऊपर कोई कार्रवाई न चाहता हो, भले ही उसने सेकंड मैरिज आदि कर ली हो, भले ही इस धारा के अधीन अपराध किया हो, नहीं चाहता वो, और उसे अन्य लोग चाहते हैं कि हो, ठीक है, और उसे कहा कि जरा बैंक में खाता खुलवाना तुम ऑथोराइज कर दो, ठीक है, कि उनने ऑथोराइज कर दिया कि मैं इन्हें सभी विधिक कार्यवाहियों के लिए अधिकृत करता हूं, ठीक है ना। तो सभी विधिक कार्यवाहियों के लिए अधिकृत किया, तो इसमें ये चीज आ जाएगी। अब आप अथॉरिटी लेटर बता रहे हैं कि उनकी ओर से मिल गया, जबकि इस अपराध के लिए प्रोसिक्यूट करने की विशेष मंशा विवाह के पक्षकार में होनी चाहिए। तो इस बात की संभावना है, अगर ये शर्त न लगाई जाए कि पति को धोखे में रखकर, भले ही वो पत्नी के खिलाफ कार्रवाई न चाहता हो, ठीक है, पत्नी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राधिकार प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस संभावना को नकारने के लिए उन्होंने ये शर्त लगा दी कि प्राधिकार पत्र में वे सब बातें कथित होंगी जिनके लिए परिवाद किया जाना है, ठीक है ना। कहता है इस भाव का कथन होगा कि उसे उन कभी अभिकथनों की जानकारी दे दी गई है कि जिनके आधार पर परिवाद किया जाना है, और वह उसके कमान ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होगा, काउंटर साइंड होगा कमान ऑफिसर द्वारा, तथा उसके साथ उस ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित इस भाव का प्रमाण पत्र होगा कि पति को स्वयं परिवाद करने के प्रयोजन के लिए अनुपस्थिति छुट्टी उस समय नहीं दी जा सकती। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ओनली आफ्टर दैट कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड बाय दैट पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ दैट हस्बैंड, ठीक है। ये किसी दस्तावेज के बारे में जिसका ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है, कैसा, जो सबसेक्शन 4 में वर्णित है, और जिससे उपधारा 4 के उपबंधों की पूर्ति होती है, और किसी दस्तावेज के बारे में जिसका उस उपधारा द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र होना तात्पर्य है, जब तक तत्व प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह असली है और उसे साक्ष्य में ग्रहण किया जाएगा।
If you are saying that it is not countersigned by that commanding officer, or it is not written and signed by that husband, then you must prove. Otherwise, it will be presumed by the court that it is genuine. ठीक है, and that authority letter could be used in evidence as a authority letter. ठीक है, if you are saying that it is counterfeited, ठीक है, then you must prove. ये स्थिति रहेगी. कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के अधीन अपराध का संज्ञान ये पति के द्वारा पत्नी के साथ किए गए रेप से संबंधित होगा, जहां पत्नी की आयु 15 वर्ष से पहले ये आपका 198A था, अब 64 हो गया होगा. वो अब ये इसी में शामिल कर दिया इन्होंने. ठीक है, इस धारा कहता है कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ, 18 वर्ष वहां दिक्कत आती थी, 15 वर्ष से क्या दिक्कत आती थी जब आईपीसी बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन अब 18 हो गई है. ठीक है, अब जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन करता है, उस दशा में न करेगा जब तक अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है. ठीक है, पति पत्नी के बीच का मामला है. ठीक है, पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम थी, सिर्फ इसलिए स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया. देन द 1 year पीरियड इज सफिशिएंट इफ यू वांट टू फाइल, इफ यू वांट टू मेक ए कंप्लेंट अबाउट दैट. ठीक है ना, तो ये 1 साल की समय सीमा यहां लाए हैं. और इस धारा के उपबंध किसी अपराध के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न को ऐसे लागू होंगे जैसे अपराध को लागू है. तो ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन अपराधों को करने का प्रयत्न या इन अपराधों को करने का दुष्प्रेरण वो भी तो वैवाह के पक्षकारों के बीच ही होगा. और उसमें अगर हमने बाहरी एजेंसीज को हस्तक्षेप की अनुमति दी तो भी तो विधायी आशय निष्फल होगा. इसलिए यहां लिखना ये जरूरी है. ठीक है, आगे अभी हम लोग बात करेंगे. इसके बाद जो पूर्व में अपराध धारा 498A था, इसके लिए प्रोविजन किया है. क्या कहता है, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन, 85 वो जो पहले 498A था, दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता माता भाई बहन द्वारा या उसके पिता अथवा माता के भाई या बहन द्वारा किए गए परिवाद पर या रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं. यानी आप देखेंगे सेक्शन तो 2-3 प्रकार के प्रतिबंध है. अगर पुलिस रिपोर्ट पर होना है संज्ञान तब कोई प्रतिबंध नहीं है, तब कोई प्रतिबंध नहीं. क्या कहा, कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर. ठीक है, यहां कोई प्रतिबंध नहीं है. पुलिस रिपोर्ट जिस अन्वेषण का परिणाम है, उस अन्वेषण की शुरुआत के लिए FIR किसने लिखाई थी कोई मतलब नहीं. चाहे किसी अनजान व्यक्ति ने लिखाई, अपराध से व्यथित व्यक्ति ने लिखाई, पड़ोसी ने लिखा दी, मकान मालिक ने लिखा दी, किराएदार ने लिखाई, कोई मतलब नहीं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ठीक है, अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है, क्योंकि यहां क्रूरता इन्वॉल्व हो रही है. ठीक है, और क्रूरता ये किसी को भी दुख और क्षोभ और खींच दे सकती है अगर व्यक्ति संवेदनशील है, अन्यथा तो कोई बात ही नहीं है. और संवेदनशीलता को हम समाज में हतोत्साहित नहीं कर सकते. अगर संवेदनशीलता समाज से खत्म हो जाएगी तो कोई अर्थ नहीं बचेगा, तब तो मानव होना ही बेकार है. जो संवेदनशील नहीं उसे मानव कहना यही ठीक नहीं. मीट तो बहुत लोग खाते हैं,
और मीट खाया जाएगा तो पशु की हत्या होगी। लेकिन शेर के द्वारा पशु की हत्या करने में और मीट खाने के प्रयोजन से व्यक्ति के द्वारा पशु की हत्या करने में जमीन आसमान का फर्क है। आप कभी शेर को शिकार करते देखो तो क्या करता है, कहीं से भी पकड़ लेगा, कहीं से भी, अक्सर गर्दन से पकड़ता है लेकिन कहीं से भी पकड़ लेगा। और शेर झुंडों में रहते हैं, कुत्ते झुंडों में रहते हैं, भेड़िए झुंडों में रहते हैं, एक गर्दन से पकड़ेगा और अभी वो जिंदा ही है और कहीं से भी खाना शुरू कर देंगे। तो जो पीड़ा है ये बढ़ रही है। अगर काटा जाए पशु को ठीक प्रकार से, ठीक है, तो ठीक है, अब जितनी होनी है उतनी तो होगी, लेकिन मिनिमम पीड़ा, मिनिमम, कम से कम जितना हम कम कर सकते हैं उतना तो करें। मृत्युदंड देना हमारी मजबूरी है, लेकिन तरीका ये नहीं कि पैर से पकड़ कर लटका दो। मर तो तब भी जाएगा एक ना एक दिन, खाने पानी के बिना कितने दिन जिंदा रहेगा। लेकिन कहा क्या लिखा था उन्होंने, हम लोगों ने पढ़ा था कि गर्दन से, ठीक है, तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। और मेडिकल एविडेंस आए कि इस तरीके से सबसे कम पीड़ा होती है मरने में। तो संवेदनशीलता, शेर पशु है क्योंकि उसमें संवेदनशीलता नहीं है, मानव संवेदनशील है इसलिए उसे मानव कहा जाता है। तो संवेदनशीलता का तत्व अगर हटा तो बात ही खराब हो जाएगी। संवेदनशीलता को हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर वैवाहिक महिला के साथ क्रूरता हो रही है तो व्यथित कोई हो सकता है, ठीक है, फिर तो कोई पीड़ित हो सकता है। और उसकी संवेदनशीलता के विस्तार को हम हतोत्साहित नहीं करेंगे कि वो एफआईआर लिखा आया, हम कहें हम संज्ञान ही नहीं लेंगे, ठीक है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए पुलिस रिपोर्ट की दशा में, वो भी विशेषकर 498A जो क्रूरता से ताल्लुक रखता है, उसकी दशा में कोई प्रतिबंध नहीं है। कहता है कि कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर। अब जब परिवाद की बात आ रही, अब प्रतिबंध आने लगे। अब जब परिवाद की बात आ रही, कहता अथवा अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र पुत्री भी नहीं रहे, भाई बहन द्वारा, यानी अगर परिवार पर संज्ञान होना है तो या तो व्यथित व्यक्ति लाए, पिता माता लाए, भाई बहन लाए, बस, ठीक है। और अन्य व्यक्ति को लाना है तो फिर न्यायालय की इजाजत भी चाहिए। और दीज आर द सेक्शंस, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जो एक एडवोकेट को देखनी चाहिए सबसे पहले। और जिन्हें आप बहुत बड़ा एडवोकेट कहते हो वो यही चीजें तो देख लेते हैं सबसे पहले। उन्होंने फाइल का मुआयना शुरू किया, सबसे पहले यही देख लिया कि कंप्लेंट है, कौन लाया, और वो ला ही नहीं सकता था जो लाया, या जो लाया ला सकता था किंतु न्यायालय की इजाजत चाहिए थी, यानी विशेष प्रक्रिया चाहिए थी, वो नहीं हुई। अब रिवीजन आएगा क्योंकि अपील प्रोवाइड नहीं है, अपील प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। और अंतर्वर्ती आदेश इसे कहेंगे नहीं, ये अंतिम भी नहीं है लेकिन मध्यवर्ती तो है, ठीक है। अब रिवीजन आएगा, अंतर्वर्ती मना है, ठीक है। क्यों? शुद्धता, वैधता, नियमितता अवर न्यायालय की, यही तो रिवीजनल ग्राउंड है। और वैधता है ही नहीं क्योंकि एज पर नाम सब्दिल्ला यही नहीं, और वो कोई छू जाएगा उठा के। और तुम बताओगे जादू कर दिया बाबूजी ने, बाबूजी ने जादू कुछ नहीं कर दिया, उन्होंने सिर्फ पढ़ा था, तुमने पढ़ा ही नहीं था, तुम याद कर रहे थे कि बाबूजी क्या करते हैं वहां, ठीक है। ये बस फर्क आएगा और कुछ नहीं। तो परिवाद की दशा में फर्क है, पुलिस रिपोर्ट की दशा में फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो कहता है कि परिवार पर या रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाजत से किए गए परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। कहता है अपराध का संज्ञान
अगला सेक्शन कह रहा है, ये पूर्व में जो 376 बी था, जो पति पत्नी सेपरेशन में है, जुडिशियल सेपरेशन में है, और फिर इफ द वाइफ इज कंप्लेनिंग दैट द हस्बैंड हैज मेड ए इलिसिट रिलेशन विद हर, देन द ऑफेंस, ठीक है, जो होता था उसकी चर्चा यहां हुई है। कहता है कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 67 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का जिसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने पर या किए जाने पर गठित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आपका कहता है, इधर अंग्रेजी पढ़ लीजिए, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 67 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 वेयर द पर्सन्स आर इन ए marital relationship except upon prima facie satisfaction of the facts which constitute the offense। अच्छा, परिवाद जैसे ही प्रस्तुत किया जाता है वैसे संज्ञान हो जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है 210 में। संज्ञान कैसे करेगा? प्रस्तुत परिवाद पर, जैसे ही परिवाद प्रस्तुत हुआ वैसे ही संज्ञान हो गया। अब जैसे ही परिवाद प्रस्तुत हुआ वैसे ही संज्ञान हो गया, तो फिर न्यायालय को ताकत आ गई कि अगर वो संतुष्ट है तो प्रोसेस जारी कर दे, चाहे तो परिवादी की और साक्षियों की परीक्षा कर ले, चाहे तो आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर दे, लेकिन अपराध का संज्ञान तत्काल हो गया। यहां कहता नहीं, ठीक है, ये स्पेशल प्रोसीजर हो गया कि अगर मामला धारा 67 से संबंधित तो परिवाद भले ही पत्नी ने प्रस्तुत किया लेकिन संज्ञान नहीं होगा। संज्ञान तभी होगा जब प्राइमा फेसी संतोष हो जाए, और प्राइमा फेसी संतोष कब होगा? जबकि साक्ष्य परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत हो और वो साक्ष्य ये दर्शित करे कि हां कुछ हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, तब प्राइमा फेसी मामला बना। ठीक है, यानी तुरंत प्रोसेस जारी हो, यह नहीं हो सकता। ठीक है ना, इस दशा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि संज्ञान तभी होगा जब प्रथम दृष्टया समाधान हो जाए। और यह रखा क्यों? ताकि सोचने समझने का अवसर मिले। देयर इज ए मॉर्टियल रिलेशनशिप, ठीक है, इन बिटवीन ऑफ देम। जब मॉर्टियल रिलेशनशिप है तो यह भी हो सकता है कि मामला ही खत्म हो जाए जब तक संज्ञान होने की नौबत आए, और वो ज्यादा स्थायी शांति को जन्म देगा। दैट इज व्हाई दिस प्रोविजन हैज बीन इनेक्टेड। अब मामला मानहानि के लिए अभियोजन का आ रहा है। मानहानि के संबंध में आप खूब समझ लें। मानहानि के अभियोजन के संबंध में स्पेशल प्रोविजन है क्यों? इसलिए रखे गए कि जो मानहानि से व्यथित व्यक्ति है सिर्फ वही आएगा और कोई नहीं आएगा जो मानहानि से व्यथित है। क्योंकि इस संसार में बुद्ध भी पैदा हुए, इस संसार में महावीर भी पैदा हुए, इस संसार में बहुत सारे लोग पैदा हुए जिनका तुम अपमान करते उन पर कोई फर्क ही नहीं होता। वो मान और अपमान की सीमा से बाहर चले गए, क्योंकि मान या अपमान उसी का संभव है जो अपने आप को कुछ समझता है, कुछ मानता है, जिसने अपने संबंध में यह जान लिया है कि वो इस संपूर्ण अस्तित्व से अलग नहीं है। ठीक है, वो इस संपूर्ण अस्तित्व से अलग नहीं, वो इस अस्तित्व का एक हिस्सा है, वो इस दुनिया का एक हिस्सा है, उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं। तो उसे अपने होने के संबंध में कोई गर्व की अनुभूति होती ही नहीं, उसे कोई अलग से अनुभूति नहीं होती। उसे कभी यह लगेगा ही नहीं कि हम जिलाधिकारी हैं, हम जिला जज हैं, हम फलाना हैं, हम दिमागा हैं, कुछ नहीं लगेगा। उसे लगेगा ईश्वर ने हमें इस, ठीक है, ये जिम्मेदारी दे दी कि हम इस रूप में काम करें, हम कर रहे हैं।
ठीक है, ईश्वर ने कहा कि ठीक है जिलाधिकारी के तौर पर काम करो, हम कर रहे हैं, ये ईश्वर का आदेश है, हम कुछ नहीं है, ये भाव उसके भीतर रहेगा, उसका अपमान संभव ही नहीं है, उसका अपमान हो ही नहीं सकता। और तुम अगर उसका अपमान करने की कोशिश करोगे तो उसे हंसी आएगी तुम्हारी बचकानी हरकतों पे, उसे हंसी आएगी कि तुम मूर्ख हो, तुम हमें अपमानित करने की कोशिश करो, हमारा क्या कर लोगे तुम, बकरो बको, मेरा क्या ले जा रहे हो, हमारा तो कुछ भी नहीं ले जा रहे। और अगर आप में कुछ होने का भाव ऐसा घनीभूत है कि आप ये मानने को ही तैयार नहीं कि आपके अलावा भी कायनात में कुछ है, ठीक है ना, कि कहता है ना खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, ठीक है, अगर आपको ऐसी खुदाई मिली है कि आपको अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, तब तो आपका अपमान इससे भी हो जाएगा कि आप सड़क पर निकले और किसी ने नमस्ते नहीं की, ठीक है। आप देखते हो ना छिछोरपंथी अदालतों में, हम आए आप खड़े नहीं हुए, अरे यार क्या है, नहीं खड़े हुए, ठीक है। हम आए, आप कई टीचरों में भी देखोगे ये छिछोरपंथी, हम आए तुम खड़े नहीं हुए, अरे नहीं हुए, तो ये इनका एटिकेट है, ये असभ्यता इनमें आ रही, हम पे क्या असर पड़ रहा। अगर ये होने का भाव इतना घनीभूत है तब तो आपका अपमान इससे हो जाएगा कि कोई चार लोग ठहाका लगाकर हंसेंगे और आपका अपमान हो जाएगा, आप कहोगे कि हम पे असर है, ठीक है। कोई कुछ कुर्सी नहीं छोड़ेगा आपके लिए, गाली देना तो बहुत बड़ी बात है, गाली दे दी तब तो आप मरने मारने को तैयार हो जाओगे, और वो सिर्फ कुर्सी उसने नहीं छोड़ी तो भी आपका अपमान हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये बात समझ गए कि हम तो इस अस्तित्व का हिस्सा, हमें तो ईश्वर ने यहां इस रूप में नियुक्त किया, हम अपना काम कर रहे हैं, जब ईश्वर हमें बुलाएगा हम चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो अगर कोई गाली भी देगा तो उसकी नासमझी पर आपको तरस आएगा, ये नासमझ है, और यही भाव ईसा मसीह में है, यही भाव बुद्ध में है, यही भाव समस्त महापुरुषों में है। वो गाली देने वालों के प्रति, ठीक है, असहिष्णु या असहनशील नहीं दिखाई दे रहे, क्यों, उनके अंदर ये भाव घनीभूत है, ठीक है। तो मान और अपमान सबको अनुभव नहीं होता, ठीक है, कुछ को अनुभव होता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है कि हम ये व्यवस्था बनाएं, ये दुनियावी निजाम चलाने के लिए है कि जिन्हें अपमान महसूस होता है, ठीक है, उनके मान की रक्षा होती रहे, ताकि वे समाज में असहज अनुभव करके अशांति को जन्म न दें। इसलिए मानहानि के अभियोजनों के संबंध में स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया कि जिसकी मानहानि हुई यदि वो चाहे तो ही परिवाद आएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसकी मानहानि की गई हो उसने मानहानि मानी भी हो, और अगर उसी ने मानहानि नहीं मानी तो तुम कौन होते हो? बुद्ध की मानहानि के लिए बुद्ध लाएंगे, कृष्ण की मानहानि के लिए कृष्ण लाएंगे, तुम काहे मारे मारे घूम रहे हो? जो वो व्यथित नहीं, वो अपनी मानहानि को नहीं मान रहे। अरे कोई किसी की मानहानि कर ही कैसे सकता है? मान और अपमान अपने कृत्यों से अर्जित होता है या दूसरे के कृत्यों से अर्जित होगा। न कोई किसी को मान दे सकता है, न कोई किसी को अपमान दे सकता है, मान भी नहीं दे सकता। दोनों ही अपने ही कृत्यों से अर्जित करने होते हैं। मान और अपमान कथा का प्रसाद नहीं है कि कोई भी पा ही लेगा, इसके लिए पात्रता चाहिए और पात्रता का विकास होता है। इसलिए ये प्रोविजन बनाए गए जो जिसे हम सेक्शन आपका 222 और पूर्व में 199 जो मानहानि के अभियोजनों के संबंध में स्पेशल व्यवस्था करता है। कहता है
कि सामान्य क्रम में मानहानि के अपराध का संज्ञान नहीं होगा। क्या कहता है? कहता कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के अधीन, ये मानहानि से संबंधित धारा है, दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। कानून ने बहुत गहराई में इस भाव को अनुभव किया है, इसीलिए हम कहते हैं कानून बहुत ही शानदार बना हुआ है। इससे शानदार और इससे बढ़िया चीज कोई हो ही नहीं सकती। और जब इस भाव के साथ कानून को पढ़ा जाता है तो कानून याद भी होता है, कानून समझ में भी आता है, सब कुछ होता है। और जब आप बोझ मानकर एग्जाम पास करने के लिए, एलएलबी की 10 मार्कशीटें हासिल करने के लिए और जज बनने के लिए इसे पढ़ोगे तो ये कुछ नहीं नजर आएगा। ये जीविको, वही बात है ना, जीविकोपार्जन नहीं तो होगा ही होगा। अरे गंगा में नहाओगे तो उसका फल तो मिलना ही है, ठीक है। उसकी क्या आकांक्षा करनी? सवाल यह है कि सिर्फ पढ़ा जाए, पढ़ने के लिए पढ़ा जाए, बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ अपने आप होना है। पढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ना। तो कहता है कि परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। फिर उसने वही शब्द इस्तेमाल किए जो उसने वहां किए थे जब विवाह के संबंध में अपराधों की बात कर रहा था, क्योंकि पति या पत्नी के बीच जो रिश्ता है वो ठीक है, वही तय करें क्या करना है उसका। ऐसे ही मानहानि के संबंध में उस व्यक्ति को तय करने दो ना। हो सकता है वो बुद्ध और महावीर और कृष्ण और राम की स्थिति में हो। उत्तमान और अपमान बताते हैं, हजरत मोहम्मद निकलते थे मक्का सड़कों पर उनको कूड़ा डाल देते थे, कोई उन पर फर्क ही नहीं। तो तुम काहे मारे मारे घूम रहे हो? अरे भाई उन्हें करने दो तय, जो करें ठीक है। हां, हम चूंकि दुनियावी निजाम चलाने बैठे, तो अगर कोई अपमान महसूस करता है या मान महसूस करता है तो ठीक है, हम उसके अनुतोष की व्यवस्था ये भी करेंगे। लेकिन जो लोग मान और अपमान की भावनाओं से ऊपर उठ गए, वे मान और अपमान को जरूर महसूस करें और देवत्व से मानव बने, यानी विकास की यात्रा की दिशा उल्टी हो जाए, ऐसा हम निजाम क्यों बनाएंगे? उसका तो कोई अर्थ नहीं, उसका तो कोई मतलब नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मानहानि संबंधी अगर मामला है तो व्यथित व्यक्ति लाए और परिवाद ही लाए, परिवाद ही लाए, पुलिस रिपोर्ट नहीं। सुमोटो जो कॉग्निजेंस की व्यवस्था है कि मजिस्ट्रेट को पता लग जाए और सब संज्ञान, नो, नहीं होगा, वही लाए, परिवाद ही लाए। और क्या कहता है? परंतु जहां ऐसा व्यक्ति बालक है, ठीक है, यह विकृत है, ठीक है, पागल को पागल कहो, उसके जो नियर रिलेशनर्स हैं उन्हें तो चोट पहुंचती ही है। बालक कितना भी कैसा भी हो, मां बाप के लिए तो अच्छा ही होता है, ठीक है। आप उसकी मानहानि कर रहे, वो नहीं अनुभव कर रहा, लेकिन कर तो रहे ही हो। आप तो दुष्ट हो, इसमें तो कोई संदेह बचा नहीं कि आपको बालक में भी, बालक को छोड़कर कुछ नजर आता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब बच्चों के साथ बदतमीजियां की जाए तो पास्को में बड़ा सख्त रुख होना चाहिए। तो पास्को कोर्ट्स का बड़ा सख्त रुख रहता है, बहुत सख्त रुख रहता है, ठीक है। हमारे साहब पहले पास्को में ही थे, वो कहते हैं कि नहीं, जब वहां बैठते तो बहुत सख्त रुख रहता था कि भाई आपको बच्चे में बच्चे को छोड़कर कुछ और नजर आ रहा है, ये तो नीचता की पराकाष्ठा है। ऐसे लोग तो रहने लायक ही नहीं है, तो फिर इनके साथ तो सख्ती का व्यवहार होना ही चाहिए। तो कहता है परंतु जहां ऐसा व्यक्ति बालक है या विकृत है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग या रोग या अंग शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है जो स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वह उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है। यह आपका मानहानि के संबंध में जो नॉर्मल व्यवस्था है, नॉर्मल व्यक्तियों के संबंध में यह की गई है। अब केवल जरा सा बच रहा है, जो अब समय नहीं बच रहा, होना नहीं पाएगा पूरा, इसलिए रोक रहे हैं। लेकिन अब बिल्कुल जरा सा बचा है, वो तब जबकि
जिनकी मानहानि की गई वे उच्च पदस्थ प्राधिकारी हैं, ठीक है ना, वो राज्य के डिग्नेटरीज हैं, केंद्र के मंत्री हैं, संघ के मंत्री हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, तो उनकी अगर मानहानि होगी तो सिर्फ उनकी नहीं होगी, ये देश की मानहानि होगी। वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ठीक है भारत ये मिट्टी नहीं है, ठीक है, भारत लोग भी नहीं है, भारत भूखंड भी नहीं है, भारत इन सबका, ठीक है, इन सबको मिला देने से जो एक अवधारणा उत्पन्न होती है उसका नाम भारत है। लेकिन वो अवधारणा किसी में तो रिप्रेजेंट होती है, उसका कोई सिंबल तो है, उसका कोई प्रतीक तो है, और उसके ये हाई डिग्निटरीज ये प्रतीक है। अगर इनकी मानहानि होती है तो फिर संपूर्ण देश की हो रही, संपूर्ण समाज की हो रही, इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर देना ही पड़ेगा। और वो स्पेशल प्रोसीजर आगे इनेक्ट किया गया, उसकी चर्चा अगले क्लास में करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएगा मामला।